सोचिए एक ऐसा योद्धा जो दुनिया का सबसे महान योद्धा है। उसके पास उस समय के सबसे बेहतरीन और विनाशकारी हथियार है, लेकिन अचानक युद्ध के मैदान में वो अपने घुटने टेक देता है और अपना धनुष नीचे रख देता है। बाहर कोई खतरा बदला नहीं है? बिल्कुल। दुश्मन की सेना तो वहीं की वहीं है, किसी ने उस पर हमला भी नहीं किया है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा केमिकल हाईजैक हो चुका है। हाँ, और एक ही पल में वो अजय योद्धा एक डरे हुए कांपते हुए इंसान में बदल जाता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान और मॉडर्न साइंस के एक बहुत ही अद्भुत संगम के बारे में। जी हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है जिसे हम सिर्फ एक माइथोलॉजी या पुरानी कथा कहकर नजरअंदाज कर दें। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही प्रभावशाली 1 मिनट की कहानी है जो कृष्ण और न्यूरोसाइंस के सफलता के सूत्र पर आधारित है। बिल्कुल। और आज हमारी इस चर्चा का जो मेन मिशन है वो यही डिकोड करना है कि कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया हजारों साल पुराना वो ज्ञान आज के मॉडर्न ब्रेन साइंस से पूरी तरह मेल खाता है। मतलब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एक डरा हुआ इंसान केवल अपने सोचने का तरीका बदलकर एक महान विजेता बन सकता है। हाँ, और कैसे ये पूरी प्रोसेस सीधे तौर पर हमारे दिमाग की एनाटॉमी से जुड़ी है। तो चलिए इसी ऐतिहासिक मैदान से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। एकदम सही जगह शुरुआत करने के लिए। तो दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, लेकिन अर्जुन जो इस पूरे युद्ध का सबसे अहम हिस्सा है, वो अचानक कहता है कि वो युद्ध नहीं कर सकता। ग्रंथ बताते हैं कि उसके हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है और त्वचा जल रही है। अगर हम इस सिचुएशन को आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल से जोड़कर देखें ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे आज हम बर्नआउट कहते हैं। हाँ, या फिर वो स्थिति जब किसी इंसान को कोई बहुत बड़ा काम करना होता है, जैसे कोई बहुत ही अहम प्रेजेंटेशन देनी हो या कोई बड़ा एग्जाम देना हो, और वो अचानक पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। मतलब बाहर कोई तलवार में नहीं चल रही, लेकिन अंदर का जो युद्ध है वो उस इंसान को पूरी तरह से रोक देता है। ये फ्रीज हो जाने वाली बात आपने बहुत ही सटीक कही है। देखिए, अर्जुन शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ था, उसके पास सर्वश्रेष्ठ हथियार भी थे। हाँ, कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन समस्या हथियारों में नहीं थी, बल्कि उस ऑपरेटर में थी जो उन हथियारों को चलाता है। मेरा मतलब है उसका अपना दिमाग। और तभी भगवान कृष्ण उसे देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे मन के अंदर चल रहा है। और अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। यहीं पे मेरे मन में एक सवाल उठता है और मुझे लगता है कि ये हम सबके अनुभव से जुड़ा हुआ है। मैं सोच रही थी कि जब भी हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती होती है, चाहे वो असल युद्ध हो या आज के जमाने का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, हाँ, कोई भी प्रेशर वाली सिचुएशन, तो हमारा दिमाग हमें उस चुनौती से लड़ने के लिए प्रेरित करने के बजाय एकदम से डर, भ्रम और सेल्फ डाउट से क्यों भर देता है? ऐसा क्यों होता है कि जब हमें सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है तभी हमारा अपना सिस्टम हमें धोखा दे देता है? इस सवाल का जवाब हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद एक बादाम के आकार के छोटे से हिस्से में छुपा है। अच्छा, बादाम के आकार का हिस्सा। जी हाँ, अगर हम अर्जुन की उस मानसिक स्थिति को आज की मॉडर्न साइंटिफिक भाषा में डिकोड करें तो अर्जुन का दिमाग उस वक्त पूरी तरह से फियर मोड में जा चुका था, यानी डर की स्थिति में। तो इस फियर मोड में होता क्या है असल में? न्यूरोसाइंस की भाषा में जब हम फियर मोड में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क का एक बहुत ही प्राचीन हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो पूरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तो ये एमिगडाला असल में करता क्या है हमारे दिमाग में? एमिगडाला हमारे दिमाग का एक तरह का अलार्म सिस्टम है। इसका काम है 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ खतरों को स्कैन करना। ये शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ ला देता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते? एकदम सही। इस स्थिति में इंसान कोई भी तर्कसंगत, लॉजिकल या सही निर्णय नहीं ले पाता। वो बस घबराहट में या तो भागने की कोशिश करता है या फिर फ्रीज हो जाता है। अर्जुन के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा तार्किक विरोध नजर आ रहा है। अच्छा, क्या मतलब? अगर इंसानी दिमाग का डिजाइन लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद हमें सुरक्षित रखने और हमें सर्वाइव करवाने के लिए बना है, तो एमिगडाला का ये कंट्रोल हमें सही निर्णय लेने से क्यों रोकता है? आप कहना चाह रही हैं कि ये उल्टा काम क्यों कर रहा है? हाँ, क्योंकि खतरे के समय तो किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा समझदारी और साफ दिमाग की जरूरत होती है ना। तो क्या ये इवोल्यूशन का एक तरह का सिस्टम फेलियर नहीं है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखने में ये सचमुच एक सिस्टम फेलियर लग सकता है, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर इंसानी इतिहास को देखें ना, तो ये एक बहुत ही परफेक्ट डिजाइन था। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, जब हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था और अचानक झाड़ियों से कोई शेर बाहर आ जाता था,
तब सोचने या एनालाइज करने का वक्त नहीं होता था। हाँ, तब तो तुरंत कुछ करना पड़ता था। बिल्कुल। अगर कोई इंसान वहां खड़े होकर तर्क लगाता कि ये शेर भूखा है या नहीं, इसके दौड़ने की स्पीड क्या है, तो उसकी जान पक्का जा सकती थी। मतलब लॉजिक और तर्क लगाने में समय लगता है। जी हाँ, तर्क करने में जो कुछ मिलीसेकंड्स या सेकंड्स लगते हैं, वो जंगल में जानलेवा साबित हो सकते थे। उस वक्त तुरंत भागना या बिना सोचे लड़ना ही जरूरी था। अच्छा, तो एमिगडाला इसी के लिए बना है। हाँ, एमिगडाला इसी फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स के लिए बना है। फियर मोड में लॉजिक इसलिए काम नहीं करता क्योंकि एमिगडाला हमारे दिमाग की सारी ऊर्जा और खून का बहाव तर्क वाले हिस्से से खींच लेता है। और उसे कहाँ भेजता है? वो उस खून और ऊर्जा को हमारे हाथ और पैरों की मांसपेशियों में भेज देता है ताकि हम तेजी से भाग सकें। ओ, अब मुझे बात समझ में आ रही है। यानी अमिगडाला हमें सोचने नहीं देता, वो बस हमसे तुरंत रिएक्शन करवाता है ताकि हमारी जान बच सके। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन असली समस्या आज की मॉडर्न दुनिया और उसके स्ट्रक्चर के साथ है। हमारा एवोल्यूशन उस गति से नहीं हुआ है जिस गति से हमारी दुनिया बदल गई है। हाँ, अब तो शेर पीछे नहीं पड़ते हमारे। वही तो, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या आज के ऑफिस की कोई बड़ी मीटिंग हो या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, ये ऐसी चुनौतियां हैं जहां सिर्फ भागने या शारीरिक रूप से लड़ने से काम नहीं चलता। बिल्कुल, हमें रणनीति चाहिए होती है। हाँ, हमें रणनीति चाहिए, तर्क चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। लेकिन हमारे उस पुराने अमिगडाला को ये फर्क समझ नहीं आता। मतलब अमिगडाला के लिए ऑफिस की डेडलाइन और जंगल का शेर दोनों एक ही बात है। बिल्कुल एक ही बात है। उसे सिर्फ खतरा महसूस होता है, चाहे वो खतरा शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक। तो जब अर्जुन ने सामने अपने रिश्तेदारों को देखा, हाँ, तो उसे जो मनोवैज्ञानिक खतरा और भविष्य की चिंता महसूस हुई ना, उसने उसके एमिगडाला को उसी तरह ट्रिगर कर दिया जैसे कोई शेर सामने आ गया हो। बाप रे। एमिगडाला ने तुरंत उसके तर्क करने वाले हिस्से को शट डाउन कर दिया। इसीलिए अर्जुन, जो कि पूरे भारतवर्ष का एक महान रणनीतिकार था, वो एमिगडाला के हाईजैक होने की वजह से पूरी तरह भ्रमित हो गया और उसने अपने हथियार डाल दिए। जी हाँ, ये बायोलॉजिकल नजरिया बहुत सी चीजों को एकदम साफ कर देता है। यानी जब भी हम किसी चुनौती के सामने डरे हुए महसूस करते तो हमारा अलार्म सिस्टम इतनी जोर से बजने लगता है कि हम अपने दिमाग की समझदारी भरी आवाज को नहीं सुन पाते। हमारी सारी बैटरी उन एप्लीकेशंस में खर्च हो रही होती हैं जो बैकग्राउंड में डर पैदा कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस एमिगडाला के चंगुल से बाहर कैसे निकला जाए, मतलब कैसे इस बजते हुए अलार्म को बंद किया जाए। और यहीं पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा और प्रभावशाली मिलन होता है। हाँ, क्योंकि यहीं पर कृष्ण उस डरे हुए योद्धा को वो एक अचूक सूत्र देते हैं जो सुनने में तो बहुत साधारण लगता है। वो कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये शायद हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला वाक्य है। बिल्कुल, हर किसी ने सुना है इसे। लेकिन अक्सर लोग इसे ना बस एक दार्शनिक उपदेश या किसी तरह का मॉरल ज्ञान मान लेते हैं, जैसे कि ये कोई त्याग की भावना सिखा रहा हो। हाँ, लोग सोचते हैं कि बस साधु संतों वाली बात है। लेकिन जो स्रोत हम आज डिकोड कर रहे हैं वो स्पष्ट करता है कि ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग के न्यूरो पाथवेज को रीसेट करने का एक बेहद पावरफुल और साइंटिफिक तरीका है। वो कैसे? इसे समझने के लिए मैं एक मॉडर्न एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए, इससे कॉन्सेप्ट और ज्यादा साफ हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी बहुत ही बड़े स्टेडियम में क्रिकेट या फुटबॉल का कोई बहुत अहम मैच चल रहा है। मान लीजिए वर्ल्ड कप का फाइनल है। ओके, प्रेशर वाला मैच है। हाँ, बहुत प्रेशर है। अब एक खिलाड़ी मैदान पर उतरता है। उस खिलाड़ी का काम है सामने से आ रही गेंद पर फोकस करना और सही शॉट मारना। सही बात है। लेकिन क्या होगा अगर वो खिलाड़ी मैदान पर गेंद पर फोकस करने के बजाय बार बार सिर्फ स्टेडियम में लगे उस बड़े से स्कोर बोर्ड को घूरता रहे? वो खेल से भटक जाएगा। हाँ, और वो मन ही मन सोच रहा हो कि अगर मैंने इस बॉल पर रन नहीं बनाए तो क्या होगा, अगर हम ये मैच हार गए तो मीडिया क्या कहेगी, मेरा करियर तो खत्म हो जाएगा। हाँ, डर आ जाएगा उसके अंदर। तो अगर उसका सारा ध्यान उस स्कोरबोर्ड पर है तो क्या वो कभी एक सही शॉट मार पाएगा? कभी नहीं मार पाएगा। उसका फोकस पूरी तरह से गलत जगह पर है। बस यही बात है। स्कोरबोर्ड यानी परिणाम की चिंता ही उसके वर्तमान के खेल को पूरी तरह बिगाड़ देती है। परिणाम के बारे में सोचना ही डर को जन्म देता है। क्योंकि परिणाम भविष्य में होता है। बिल्कुल, और भविष्य किसी के कंट्रोल में नहीं होता। जब तक वो खिलाड़ी उस स्कोरबोर्ड से अपनी नजर हटाकर वापस उस सामने आती हुई गेंद यानी अपने कर्म पर फोकस नहीं करेगा,
तब तक वो अपना स्वाभाविक खेल नहीं खेल सकता। ये उदाहरण न्यूरोसाइंस के नजरिए से एकदम सटीक बैठता है। मैं बताता हूँ क्यों। हाँ बताइए। जब कोई भी इंसान स्कोर बोर्ड यानी परिणाम के बारे में सोचता है तो वो बायोलॉजिकली भविष्य के बारे में सोच रहा होता है, और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। अनसर्टेन होता है। हाँ, और हमारे एमिगडाला को जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है ना, वो है अनिश्चितता। अनिश्चितता एमिगडाला को सीधे खतरे का सिग्नल भेजती है। मतलब जैसे ही हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, हम अनजाने में अपने एमिगडाला को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। एमिगडाला अनिश्चितता को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लेकिन जब इंसान गेंड यानी वर्तमान के कर्म पर फोकस करता है, उस एक एक्शन पर जो उसे अभी करना है, तो वो अनिश्चितता अचानक खत्म हो जाती है। क्योंकि वर्तमान का एक्शन तो हमारे नियंत्रण में होता है। जी हाँ। आप उस चीज पर ध्यान लगा रहे हैं जिसे आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं, और जैसे ही दिमाग को ये कंट्रोल महसूस होता है ना, एमिगडाला को तुरंत ये सिग्नल जाता है कि सब ठीक है, स्थिति कंट्रोल में है। अरे वाह। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया का थोड़ा और गहराई से वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। जब अर्जुन ने भविष्य के परिणाम यानी कौन जीतेगा, कौन हारेगा, समाज क्या कहेगा, इन सब चीजों को सोचना बंद कर दिया और कृष्ण के कहने पर सिर्फ अपने आज के कर्म यानी तीर चलाने पर फोकस किया, तो उसके दिमाग के अंदर असल में क्या बदला? जैसे ही अर्जुन ने परिणाम को छोड़कर सिर्फ एक्शन पर फोकस किया, उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल शिफ्ट हुआ। अच्छा, कैसा शिफ्ट? देखिए, अभी तक जो इंसान फ्यूचर सिमुलेशन करके यानी भविष्य की कल्पनाएं करके अपने एमिगडाला को ओवरलोड कर रहा था, उसने अपनी सारी दिमागी ऊर्जा को वर्तमान के एक निश्चित काम पर लगा दिया, अपने सामने वाले एक्शन पर। और इस एक छोटे से शिफ्ट ने एमिगडाला का वो बचता हुआ अलार्म तुरंत बंद कर दिया। और जब ये अलार्म बंद होता है तो आगे क्या होता है? मतलब दिमाग में फिजिकली क्या होता है? जैसे ही एमिगडाला शांत होता है, खून और ऑक्सीजन का बहाव वापस हमारे मस्तिष्क के आगे वाले हिस्से की तरफ लौट आता है, जहां से वो पहले चला गया था। बिल्कुल। इस आगे वाले हिस्से को विज्ञान की भाषा में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? हाँ, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का डिसीजन सिस्टम या कह लें एग्जीक्यूटिव सेंटर है। यानी ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और सही फैसले लेने का काम करता है, मतलब जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। एकदम सही। इंसान की सारी रचनात्मकता, समस्या सुलझाने की क्षमता और जटिल रणनीतियां इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रोसेस होती हैं। तो फियर मोड में ये हिस्सा ऑफलाइन हो गया था? जी हाँ, ऑफलाइन हो गया था। लेकिन जब अर्जुन ने फल की चिंता छोड़ी, तो ऊर्जा एमिगडाला से हटकर वापस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ बहने लगी। मतलब पावर वापस आ गई। बिल्कुल। उसका सिस्टम सर्वाइवल मोड से निकलकर परफॉर्मेंस मोड में आ गया। उसकी तर्क शक्ति और उसकी महान रणनीति वापस लौट आई। और इसी एक बायोलॉजिकल शिफ्ट के कारण वो डरा हुआ योद्धा एक ही पल में वापस एक महान विजेता में बदल गया। यही विज्ञान है। ये सुनकर मुझे सच में बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हजारों साल पहले बोली गई एक बात आज के न्यूरोसाइंस के साथ इतनी परफेक्टली कैसे अलाइन हो सकती है ना कमाल की बात। बिल्कुल। तो क्या हम वैज्ञानिक तौर पर यह कह सकते हैं कि फल की चिंता न करना असल में कोई रहस्यमयी दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के अलार्म सिस्टम को स्विच ऑफ करने और तर्क करने वाले सिस्टम को स्विच ऑन करने का एक सीधा रिमोट कंट्रोल वाला बटन है? अगर हम इसे न्यूरोलॉजी के चश्मे से देखें तो ये बिल्कुल एक स्विच की तरह ही काम करता है। इसे मॉडर्न साइकोलॉजी ने कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहा जाता है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग? हाँ, मतलब अपनी सोच के फ्रेम को बदलना। जी हाँ। जब भी कोई इंसान परिणाम या आउटकम से अपना ध्यान हटाकर प्रक्रिया या प्रोसेस पर लगाता है, तो वो जानबूझकर अपने दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय कर रहा होता है जो उसे बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता देता है। ये तो बहुत पावरफुल है। प्राचीन काल में इसी चीज को कर्मयोग कहा गया था, और आज की मॉडर्न स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस इसे प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग या फिर फ्लो स्टेट कहती है। फ्लो स्टेट, ये शब्द तो बहुत सुना है मैंने। फ्लो स्टेट का मतलब वही है ना, जब कोई एथलीट या आर्टिस्ट अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का या बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चलता। हाँ, फ्लो स्टेट बिल्कुल वही अवस्था है, और कोई भी इंसान फ्लो स्टेट में तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से कमांड में ना हो और उसका एमिगडाला शांत हो। बिल्कुल, एमिगडाला पूरी तरह से शांत होना चाहिए। स्कोरबोर्ड को घूरते हुए आप कभी फ्लो स्टेट में नहीं जा सकते। आपको गेंद पर नजर रखनी होगी। जी, तो दोनों कर्मयोग और फ्लो स्टेट का जो अंतिम परिणाम है वो एक ही है। क्या? दिमाग की पूरी क्षमता का बिना किसी डर या रुकावट के सही इस्तेमाल होना।
ये सचमुच बहुत कमाल का विश्लेषण है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें और इसे एक धागे में पिरोएं तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, एकदम साफ। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी तरह के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। वो ऑफिस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई स्टार्टअप शुरू करने का रिस्क हो सकता है, या जिंदगी का कोई मुश्किल फैसला हो सकता है। बिल्कुल, हर इंसान का अपना एक युद्ध है। और जब तक हमारा ध्यान इस बात पर अटका रहता है कि रिजल्ट क्या होगा, मैं फेल हो गई तो क्या होगा, तब तक हम डरे रहते हैं। और वो डर कोई कमजोरी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो डर बस हमारे ही दिमाग के एक हिस्से का ओवर प्रोटेक्टिव बर्ताव है, जो अनिश्चितता देखकर घबरा गया है। मतलब वो हमें बचाना चाह रहा है, लेकिन गलत तरीके से। हाँ, जब तक हम भविष्य की चिंता में रहेंगे, हमारा एमिगडाला हम पर हावी रहेगा और हम अपने ही बनाए हुए जाल में फ्रीज होते रहेंगे। और इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता बाहर की परिस्थितियों को बदलना नहीं है, असली रास्ता हमारे अपने अंदर ही है। बिल्कुल। जैसे ही इंसान उस अनिश्चित भविष्य, उस परिणाम की चिंता को छोड़कर अपना पूरा फोकस केवल अपने कर्म पर, अपने आज के एक्शन पर केंद्रित करता है, तो अचानक बायोलॉजी काम करने लगती है। हाँ, सिस्टम रीसेट हो जाता है। हमारा अपना ही दिमाग, जो कुछ देर पहले हमें डराकर हमारा दुश्मन बना हुआ था, वो शांत हो जाता है। और शांत होते ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमांड ले लेता है, जो कि हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है। वो हमें साफ रास्ता दिखाने लगता है, रणनीतियां बनाने लगता है, आगे क्षमता और 100% स्पष्टता के साथ अपना काम कर रहा होता है। एकदम सही। डर की जगह फोकस ले लेता है। ये तालमेल हमें ये समझाता है कि इंसान का दिमाग हजारों सालों से बिल्कुल एक ही तरह से काम कर रहा है। उसकी एनाटॉमी नहीं बदली है। जी, उसकी बनावट नहीं बदली है, बस आज उसे समझने की भाषा बदल गई है। कल जिसे दर्शन कहा जाता था, आज उसे न्यूरोसाइंस कहा जाता है। बिल्कुल। और इसी अद्भुत संगम के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के अंत पर आ गए हैं। लेकिन हर बार की तरह जाने से पहले मैं श्रोताओं को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। वो क्या है? जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में दिया गया एक दार्शनिक उपदेश आज के इस अत्याधुनिक न्यूरोसाइंस और ब्रेन एनाटॉमी का इतना सटीक और परफेक्ट ब्लूप्रिंट हो सकता है, तो क्या ये संभव है कि प्राचीन काल की ऐसी और भी ढेरों कहानियां, जिन्हें अक्सर हम सिर्फ कथाएं, माइथोलॉजी या पुरानी बातें मानकर खारिज कर देते हैं, वो वास्तव में हमारे शरीर और दिमाग को हैक करने के यूजर मैनुअल हों? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा थॉट है ना? ऐसे मैनुअल्स जो रूपकों और कहानियों के रूप में लिखे गए हों और जिन्हें बस आज के विज्ञान की भाषा में पूरी तरह से डीकोड किया जाना बाकी हो। इस पे सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।